So in any state of matter, the force of attraction between the particles is the main reason behind its state of matter, whether it will be solid, liquid or gas. Now the first example which is shown is two atoms with two positive charges. Obviously, due to these two positive charges, no atom will try to remain attracted, but the electrons around it are polarizable. जो एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पोलराइजेबल होते हैं. तो पोलराइजेबल होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा सकते हैं. ऐसा होने पे क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आ जाएगा, है ना. मेरा कर्सर मूवमेंट दिख रहा होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब आसपास आ जाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है. ठीक है. तो इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल इंटरैक्शन. ठीक है. ये एक डायपोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल. ये एक डायपोल है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, है ना. तो किसी भी कारणवश दो मॉलिक्यूल के टकराने से या दो एटम के टकराने से या कोई चार्ज्ड पार्टिकल आसपास आ जाने से, किसी भी प्रकार से अगर जो एटम के गिर्द, एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर पोलराइज हो जाए, पोलराइज मतलब दो पोल क्रिएट कर ले, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है. इस तरह के अट्रैक्शन को कहते हैं डायपोल इंटरैक्शन. ये परमानेंट डायपोल भी हो सकता है और टेम्पोररी डायपोल भी हो सकता है. परमानेंट डायपोल कब होगा? परमानेंट डायपोल तब होगा जब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. जैसे आइस में जो वाटर होता है ना, जैसे पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर है H2O, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. ये डेल का साइन मतलब होता है पार्शियल, है ना, क्योंकि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस नहीं हुआ है, शेयर हुआ है. तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे. मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन होंगे. तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव होगा, जहां कम इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव होगा. इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो परमानेंट डायपोल होते हैं. और परमानेंट डायपोल जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. इसलिए वाटर मॉलिक्यूल, है ना, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और 0 डिग्री सी पे ये आइस भी बनाता है. ठीक है. उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड एक परमानेंट डायपोल है, कॉमन सॉल्ट. इसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, अपितु इसमें कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, Na प्लस एंड Cl माइनस. तो ये एक परमानेंट डायपोल है. इसलिए इसके अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये तो आयनिक बॉन्ड हुआ, लेकिन अगर हम कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके अंदर रेसिडुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है. आयनिक बॉन्ड बनने के बाद भी इसमें कुछ रेसिडुअल चार्जेस होते हैं, जिसके कारण ये क्रिस्टल लटाइस बनाता है. क्रिस्टल लटाइस मतलब एक स्पेस जिसमें बहुत सारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करके रखते हैं. कुछ कैटायन बनते हैं, कुछ एनायन बनते हैं, और वो कैटायन एनायन खुद को अरेंज करते हैं. इस प्रकार से हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं इसे. अब यहाँ पे सोडियम 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 और फिर क्लोरीन, बीच बीच में क्लोरीन,
मतलब क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, क्लोराइड 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 क्लोराइड। इस प्रकार से अपने आप को वो स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। एक ये हो गया। इस प्रकार से वो इस तरह से क्रिस्टल लटाइज बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसे क्रिस्टल लटाइज बनाते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टल लटाइज। लटाइज का मतलब ये हुआ, लटाइज का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, एक 3D स्पेस जहां पे कैटायंस और एनायंस अरेंज करते हैं खुद को, कैटायंस और एनायंस खुद को अरेंज करते हैं। तो ये किस लिए होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए। और ये डाइपोल परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है। परमानेंट कैसे होंगे? या फिर आयनिक मॉलिक्यूल हो या फिर पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो। जैसे H2O क्या है? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना। H2O एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पोलर है भी है और कोवलेंट भी है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और पोलैरिटी भी है। या फिर वो आयनिक हो, या फिर कंपाउंड जो है आयनिक हो, तो उसमें परमानेंट डाइपोल होगा। टेम्पोररी डाइपोल तब होता है जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई बाहर से कोई हम चार्ज पार्टिकल डालते हैं, या फिर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तब पोलैरिटी क्रिएट करता है। या फिर मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करे आपस में, तो उसके टकराने से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर दो दो यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल है, ये दो यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल हुए, अभी तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर ये टकराए आपस में, ये आपस में अगर टकरा जाए, तो टकराने के बाद क्या होगा कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे। जैसे अगर किसी दो बच्चे का मुंडी या सर को एक दूसरे के सर से हम टकरवा दें, तो क्या होगा? जो फ्रंट में जो ब्लड है वो बैक में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने से क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब होगा ना अट्रैक्शन इसके बीच में। तो ये टेम्पोररी डाइपोल कब क्रिएट होता है? टेम्पोररी डाइपोल कब क्रिएट होता है? या फिर मॉलिक्यूलर कोलिजन हो, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या फिर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, कोई चार्ज्ड पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दें, है ना। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे कि कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसको हम इधर एक पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख दें, तो क्या होगा? नेगेटिव प्लेट से दूर भागेगा इलेक्ट्रॉन, और सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन एक तरफ रहेंगे। तो इस तरफ ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पॉजिटिव, इस पार्ट को पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। तो इंड्यूस्ड पोलैरिटी के कारण भी मॉलिक्यूल्स
एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन का अपना एक मूवमेंट होता है, सर्कुलर मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का एक अपना सर्कुलर मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन खुद भी मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जब खुद मूव करते रहे तो इलेक्ट्रॉन के अपना अपना मूवमेंट के कारण भी कभी एक पर्टिकुलर ट्रांजिएंट टाइम में, ट्रांजिएंट टाइम मतलब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, है ना, एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ऐसा हो सकता है कि एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और दूसरी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स ना रहे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ऐसे केस में भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के फोर्सेस के बारे में बात की गई है। द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस कब होती है, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ डायपोलैरिटी क्रिएट होता है तो लंदन फोर्स क्रिएट होगा। लंदन फोर्स नाम इसलिए दिया गया है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था वो लंदन से थे, उनका नाम था फ्रिट्ज लंदन, उनका नाम ही था फ्रिट्ज लंदन और वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उनके नाम से ये पड़ा कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें जो चार्ज का जो क्लाउड है, चार्ज का जो डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन आपस में कोलिजन करने के कारण उसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है और उस पोलैरिटी के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है उसे हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। देख, तो ये वैन डर वाल्स फोर्स हो गया। दूसरा हो गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, है ना। इंड्यूस्ड डायपोल कैसे होगा, इंड्यूस्ड डायपोल का एग्जांपल दिखाता हूं कैसे इंडक्शन होता है डायपोल का। डायपोल 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 इंटरेक्शन तो देख लिया हमने। अब हम देखेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इंटरैक्शन, जैसे कोई अगर पोलर मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O या ऐसे डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये क्या है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। और कैसा कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें जो पहला बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस प्रकार से हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर। और जो पाई बॉन्ड होता है वो लैटरल ओवरलैपिंग के कारण होता है। तो ये क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड होने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में, यानी कि कार्बोजाइलिक एसिड वाले कंपाउंड्स में, कार्बोजाइलिक ग्रुप बोलते हैं इसको, कार्बोजाइलिक ग्रुप ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे कि विनेगर होता है ना, हमने क्लास 10 में पढ़ा था COOH, है ना, या फिर HCOOH। फॉर्मिक एसिड, चींटी काटने से दर्द होती है। एसिटिक एसिड, चाउमीन बनाते हैं विनेगर से। तो इसमें ये जो COOH है, ये ग्रुप जो है ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होता है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल या आयन लेके आएंगे इसके पास, जैसे कि अगर हम इसके पास लेके आए
H+, तो क्या होगा, ये H+ जो है ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा इस नेगेटिव चार्ज में, तो इसमें ये आना चाहेगा इस प्रकार से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल चार्ज्ड ionic species loosely bound pi electron can get polarized due to induction। देखो इंडक्शन का एक बहुत सिंपल मीनिंग बताऊं, इंडक्शन का मतलब होता है संगत का असर, है ना। किसी के साथ किसी को रख दो तो उसका प्रॉपर्टी किसी और में चला जाए तो उसे कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। जैसे कंडक्शन होता है वैसे ही इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को पुल करके यहां से लेगा, ये OH बन जाएगा, तो जब पुल करके यहां से लेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन में आ गया तो ये इंडक्शन हुआ। इसको एक बार और क्लियरली बना के बताते हैं। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे इथेन, ये तो क्लास 10 से ही दिख रहा है सभी को, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। कहने का मतलब ये कि ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लैटरल ओवरलैपिंग से। तो ये क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर इस इथेन के पास अगर हम Br+ को लेके आए, ब्रोमोनियम आयन को लेके आए Br+, Br+ कैसे बनता है, Br2 दो पार्ट में तोड़ा जाता है इसे, एक Br- होता है और एक Br+, इसे कहते हैं ब्रोमाइड आयन। और ये होता है ब्रोमोनियम आयन। तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली टूट जाता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है ये ऐसे। अब ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ये आकर्षित होगा Br+ की तरफ, ऐसे Br+ की तरफ ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी क्लाउड के बारे में बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में है, तो ये शिफ्टिंग हो गया ना ऐसे Br+ की तरफ। अब क्या होगा, एक तरफ Br जुट जाएगा, एक तरफ Br आ जाएगा, H और H, और चूंकि अब पूरा इलेक्ट्रॉन खुल के इसके साथ चला गया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस H और H। अब ये जो Br- है, ये Br- यहां से पीछे से आके यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाएगा डाइब्रोमोइथेन। तो इस तरह का जो पोलराइजेशन है, इतना नहीं भी समझ में आया तो ये अगर इतना समझ में आया कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है
एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंड्यूस हो सकता है, अट्रैक्ट होके पोलैरिटी क्रिएट कर सकता है. इट इज कॉल्ड एज डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. ये तो डायपोल था, ये परमानेंट डायपोल था, Br माइनस Br प्लस, और ये इंड्यूस्ड डायपोल हुआ है ना, ये इंड्यूस्ड डायपोल हो गया. इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज. ओके, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब आगे बढ़े. अगर ये पार्ट समझ में आया तो रेज हैंड करो. डू यू नो हाउ टू रेज हैंड? Two participants raised hand. 4. How to raise hand? 5. Yes. So how many raised hands are there? Quite a few. Now we can go ahead. अब आगे जा सकते हैं. तो लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस दोनों एक ही चीज है. डिस्पर्सन का मतलब होता है फैल जाना, छिट जाना. ठीक है. जैसे कि हम असेंबली में जब आते हैं तो सब एक जगह रहते हैं ना एक साथ, लेकिन बाद में जब हम अपने अपने क्लास में चले जाते हैं तो कमांडर क्या बोलते हैं हमें? डिस्पर्स. तो इलेक्ट्रॉन का फैल जाना उसे कहते हैं डिस्पर्सन होना. तो डिस्पर्सन के कारण फोर्स जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स. ठीक है. तो वैंडरवाल फोर्सेस 3 तरह के हो गए. एक तो डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. अब इसको एक बार समराइज करते हैं, अच्छे से समराइज करते हैं इसको एक बार. What do you understand by van der Waals force of attraction? Answer. Van der Waals force of attraction is a weak force of attraction among the molecules in a matter due to 3 reasons. First, dispersion of electrons or electron density or electron density or electron cloud. Second, dipole interaction. Interaction means both attraction and repulsion. So since we are talking about attraction, so we'll only consider attraction here. And dipole, induced dipole interaction. Explain dispersion of electron causing London force or dispersion force.
electrons revolve in its orbit at a particular instant, it may happen that a transient polarity can develop due to collision of the molecule. This short-lived polarity causes a weak force of attraction called London force or dispersion force. Similarly, dipole-dipole interaction is the force of attraction between two dipoles. This is nothing but force of attraction between two dipoles. And what is dipole induced dipole? Force of attraction between a polar chemical species and a polarizable, जो polarize हो सकता है, polarizable chemical species. जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो वो पोलराइजेबल होगा, है ना. जो पोलराइजेबल नहीं होगा उसको कोई भी पोलराइज नहीं कर सकता, है ना. तो ये है फैक्ट. is called dipole induced dipole interaction. अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों का स्टार्ट होगा, सो दैट इज व्हाई आई एम stopping this now, and I am sending you this lecture notes. It is written in such a nice manner that if you will read, you will be able to relate whatever I have taught so far. ठीक है, आप लोग बस एक बार सरसरी निगाह डालेंगे तो आप, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है वो आराम से आप उसको देख के समझ सकते हैं. ठीक है, इस प्रकार से हम संडे को आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भेजेंगे, आप लोग उसको देखकर बनाइए, और जो जो आपसे नहीं बन पाएगा वो आप मुझे बताइए, उसका मैं एक्सप्लेनेशन लेक्चर बना के आपको भेजूंगा. ऑल राइट, सो कैन आई टेक योर एक्सक्यूज नाउ? कैन आई टेक योर एक्सक्यूज? यस नो? जाऊं मैं? देखो घोस्ट की तरह है, जवाब ही नहीं देते. नवोदित, all right, can I go now? Yes, sir. Okay, so send me the attendance today, huh? Take a screenshot and send me the attendance in the chemistry group.